हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट जो आई हुई है उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी की क्लासेस जो हैं वो मैं आज से शुरू कर रही हूँ जी। किसके लिए हैं ये क्लासेस? ये टीजीटी पीजीटी लेवल के लिए हैं। और टीजीटी पीजीटी लेवल पे आई थिंक इस बार सब्जेक्ट नहीं आ रहा है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें से 50 नंबर की सब लोगों की प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी, यानी आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। ऑल्दो ये जो आपका सिलेबस है ये एजुकेशन से क्लैश करता है, बट एजुकेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट शायद नहीं है पीजीटी लेवल पे या टीजीटी लेवल पे। ठीक है, सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है, ये क्लासेस पीजीटी टीजीटी लेवल पे एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। बिकॉज एक कमेंट में एक बच्चा पूछ रहा था कि मैम मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है क्या, उसके लिए भी है ये क्लासेस? हाँ, सबके लिए है, क्योंकि सबके लिए कॉमन ही सिलेबस है और 50 नंबर का तो आपका जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी आएगी ही आएगी। पहली क्लास है, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। ये टर्म आपके सिलेबस में मेंशन है। सो बीइंग एन एजुकेशन स्पेशलिस्ट मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि अगर इसने वेरियस स्कूल्स बोल दिया तो इसमें सारी चीजें आ गई, इंडियन स्कूल्स आ गए, वेस्टर्न स्कूल्स आ गए, उनके अंदर जो पर्टिकुलर और चीजें हैं वो आ गई। बट पीजीटी टीजीटी लेवल के हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि ये नेट के लेवल से तो ऊपर जाएंगे, नेट के लेवल से तो नीचे ही रहेगा ना। तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी, इतना समझ आ जाएगा आपको कि आपका क्वेश्चन जो है वो या तो डायरेक्ट डायरेक्ट सोल्व हो जाए या फिर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाए। ओके, एक हिदायत मेरी ये रहेगी कि जो बच्चा ये क्लास देख रहा हो या वो सोचे कि मैं इन क्लासेस से तैयारी कर लेता हूं, तो वो फिर सारी क्लासेस देखना लास्ट तक। ठीक है, ये मत सोचना कि बस 2-4 क्लास यहां से देख लूं, 2-4 कहीं और से देख लूं, क्योंकि आप किसी भी टीचर की क्लासेस देखो वो कंप्लीट देखना। कई बार क्या होता है, मान लो मैंने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी करवाया, इसमें कोई टॉपिक थोड़ा बहुत रह गया या मुझे लगता है कि शायद एक टॉपिक इंपॉर्टेंट और था, वो चीज मैं क्वेश्चंस में करवा दूंगी, चलो ठीक है, तो वो चीज आपकी मिस हो जाएगी अगर आप जो है इधर उधर भटक के करेंगे। तो आप जिस भी टीचर की क्लासेस देखें वो आप कंटिन्यूटी में देखा कीजिए। और दूसरा पॉइंट ये भी हो जाता है कि जब आप क्लासेस देखते हैं, मान लो कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान है ना टीचर भी, कई बार कोई चीज ऊपर नीचे गलत बोली गई या कोई गलत चीज लिखी गई, या मान लो जैसे एक मैंने स्वामी विवेकानंद की वीडियो बनाई थी, आई थिंक वो 1872 की जगह मैंने 1972 लिख दिया गलती से। ठीक है, और पढ़ाते टाइम भी मेरा ध्यान नहीं गया, मैं वही बोल के पढ़ाती गई। तो वो चीज आप कब देखोगे? अगली वीडियो देखोगे, उसमें क्या पता करेक्ट कर रखी हो, क्या पता और ज्यादा मतलब नीचे पिन कर रखा हो कमेंट, तो वो चीजें चेक कर लिया कीजिए। ठीक है जी। तो इसलिए जब भी आप किसी टीचर की क्लासेस फॉलो करें तो उनको प्रॉपरली रिलीजियसली फॉलो किया करें, क्योंकि कोई भी टीचर अपने आप बेस्ट ही करवाने की कोशिश करता है, मैं भी वही कर रही हूँ। तो पहली क्लास है हमारी वेरियस स्कूल्स में, हम बात करेंगे पहले फिलोसफी की, एजुकेशन की, और फिर इंडियन स्कूल्स की पर्टिकुलरली बात करेंगे। ओके, पहले हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे कुछ लिमिटेड क्लासेस में, जितना भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा मतलब जितनी लिमिटेड क्लासेस में हो पाएगा, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक और चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, क्योंकि मैंने पहले जो है वो आरआरबी के लिए नहीं पढ़ाया है, तो बट मैंने जब उसके क्वेश्चन पेपर सर्च किए तो उसमें मुझे टीजीटी का, पीआरटी का तो फिर भी मिल रहा था, मुझे पीजीटी लेवल का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए ये अफरा तफरी मची हुई है कि कोई आरआरबी की क्लासेस करा दे। तो क्या ये बात सही है? वो मुझे आप बताना कि क्या प्रीवियस ईयर ये सिलेबस चेंज होके नया दिया गया है। अगर नया दिया गया है तो ऑब्वियसली फिर हम बाकी और जगह पे जो इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको एक तरीके से लेके और फिर तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या इससे पहले भी यही सिलेबस था या इस बार चेंज हुआ है। ओके जी, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लगती है, तो वो स्पीड जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं, किसी किसी को कम भी लगती है, जो यूज टू हो चुके हैं मुझसे पढ़ के, तो वो ज्यादा करके देख लेना, बाकी बच्चे कम करके देख लेना। ठीक है जी। अरे फिलोसफी है क्या? याद रखना है, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, पूछ लेते हैं कई बार सीधा सीधा, बहुत मोटे तौर पे क्वेश्चन पूछना हो तो। सो फिलोसफी ग्रीक वर्ड्स हैं फिलो एंड सोफिया, जिनका मतलब होता है, फिलो का मतलब लव और सोफिया मतलब विजडम। तो लव फॉर विजडम, यानी आप विजडम की सर्च में हो, आपको अच्छा लगता है और चीजों के बारे में जानना, सच के बारे में जानना, तो वो सारी चीजें जो है वो फिलोसफी वर्ड में आ जाएंगी। और जो फिलोसफी के ऊपर काम करता है, या द पर्सन हु इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, तो उसको हम फिलोसोफर बोलते हैं।
करते हैं। ठीक है जी, तो फिलोसफी का लिटरल मीनिंग क्या हो गया, वो फिलोसोफर, क्योंकि फिलोसोफर कॉन्स्टेंटली और हर जगह एंगेज रहते हैं किस चीज में, ट्रुथ की सर्च में, सत्य की खोज में वो जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से आया है, ये बात आपको याद रखनी है। एजुकेशन की बात करेंगे, सो एजुकेशन में बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर, ये, लेकिन ये सारे के सारे ही लैटिन वर्ड्स हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी वर्ड देखे कि मान लो एडुकेटम या जो है एडुकेयर, ये वर्ड कौन सी उससे रिलेट करता है, तो ये लैटिन वर्ड है। फिलोसफी की बात करेंगे तो वो ग्रीक वर्ड से आया है, एजुकेशन की बात करेंगे तो लैटिन वर्ड से आया है। फिलोसफी का मतलब हो गया कि आप सच की सर्च में हैं, आप सत्य की खोज में आगे बढ़ रहे हैं, और एजुकेशन का मतलब हो गया कि आपके अंदर से बेस्ट निकालना है, आपका बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालना ही एजुकेशन का काम है। तो उसका मतलब भी आपको उसी के आसपास नजर आएगा। ठीक है जी, चलिए अब एजुकेशन की जब आप बात करते हो तो दो नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में आ सकता है। एडम, जॉन एडम जो है उनका कहना है कि एजुकेशन एक बायपोलर प्रोसेस है, और जॉन ड्यूई है उनका कहना है कि नहीं, एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। सो बेसिकली ये जब एडम बोल रहे हैं तो बायपोलर यानी दो पोल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से एक पोल क्या होगा, आपका टीचर होगा, और दूसरा पोल आपका क्या होगा, स्टूडेंट होगा या लर्नर होगा। ठीक है, तो आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रटने वाली चीजें भी बहुत सारी आएंगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसलिए जितना हो सके समझ के और एक स्टोरी के रूप में याद रखने की कोशिश करो। ठीक है जी, तो अब बायपोलर में टीचर और स्टूडेंट या टीचर और लर्नर हम लेके चलेंगे। ट्राइपोलर में क्या हो गया, एक और पोल ऐड हो गया यहाँ पे, और वो पोल है आपका क्या, सोसाइटी, एनवायरमेंट, करिकुलम, कोई भी चीज आ सकती है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑप्शन के हिसाब से निर्भर करेगा कि तीसरा पोल, अगर आपसे 3 पोल पूछ लिए तो तीसरे का मतलब क्या है। तो तीसरे में बेसिकली हम सोशल लेवल पे चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे इसमें सोसाइटी लगा लो, चाहे इसमें एनवायरमेंट लगा लो, चाहे करिकुलम वर्ड लगा लो। सो वो हमारा तीसरा पोल हो जाएगा टीचर और स्टूडेंट के साथ साथ, बिकॉज टीचर पढ़ाएगा, स्टूडेंट पढ़ेगा, एनवायरमेंट कैसा है, सोशल लेवल पे आप कैसा फील कर रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो तीसरे पोल में इंक्लूड हो जाएंगी। तो आपको जॉन एडम और जॉन ड्यूई जो है वो नाम याद रखना है। ओके, स्पेंसर का भी कहना है, स्पेंसर का कहना है कि जो एजुकेशन और फिलोसफी है ना, ये साथ की साथ चलते हैं, यानी ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल अगर ट्रू फिलोसफी है तो। ठीक है, यानी कि आपको इस बात से समझ आ रहा होगा कि फिलोसफी जो है वो थियोरिटिकल साइड है, ठीक है, और एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, यानी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बात किसने बोली, ये आपको पता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, वरना एजुकेशन के बारे में इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स क्या सोचते हैं, वहां पे हम ये वाली बात को कवर कर लेंगे कि ये किसने बोली। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, ट्रू एजुकेशन इज प्रैक्टिकेबल, अगर वो तभी प्रैक्टिकल हो पाएगी, तभी हम अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएंगे, अगर उसका बैक, उसके पीछे जो नींव है ना, वो अगर सही फिलोसफी है तो ये चीजें हो पाएंगी। ओके, अब स्पेंसर है तो स्पेंसर की बुक्स या स्पेंसर से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती हैं, तो ये स्पेंसर की बुक्स या पब्लिकेशंस हैं, सोशल स्टैटिक्स, देन ये आपका स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि सेकंड चैप्टर में आपका, सेकंड यूनिट में आपका सोशियोलॉजी भी सिलेबस में है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी एंड मैन वर्सेस द स्टेट। अब एडम क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन डायनेमिक साइड है, जो मैंने यही बता दिया, चलो एजुकेशन डायनेमिक साइड है फिलोसफी की। ओके, ये बात याद रखनी है जो हमने ऊपर बात की ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए इंक्लूड की है, वैसे तो हर कोई फिलोसोफर कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, बट ये फिलोसोफर्स अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेडली, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो अलग अलग लेवल पे सेट का एग्जाम हो या पीजीटी लेवल पे एग्जाम हो, तो वहां पे ये चीजें पूछी गई हैं। ओके, सो जॉन एडम का कहना है कि एजुकेशन डायनामिक साइड है फिलोसफी की, और रोस का कहना है कि एजुकेशन और फिलोसफी दो साइड्स हैं एक कॉइन की, यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, और उस पहलू में अभी अभी मैंने आपको समझाया, अच्छा देखो, अगर आपको इतनी चीज पता है, जब मैंने आपको ये बता दिया कि अगर फिलोसफी जो है वो थियोरेटिकल पार्ट है और एजुकेशन प्रैक्टिकल पार्ट है, तो आपको बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस से ये समझ आना चाहिए कि अगर फिलोसफी थियोरेटिकल पार्ट है तो वो थोड़ा सा कंटेम्पलेटिव या इनएक्टिव पार्ट रहेगा, प्रैक्टिकल वाला जो है वो एक्टिव साइड रहेगा। राइट, सेम चीज यहां बोली गई है, द फॉर्मर इज कंटेम्पलेटिव वाइल द लेटर इज द एक्टिव साइड, तो एजुकेशन एक एक्टिव साइड है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल इतना क्लासेस से समझ आ जाएगा कि आप जो है समझ के क्वेश्चन को आंसर कर पाए।
ठीक है जी। चलो, रिलेशनशिप क्या है? जहां कहीं भी रिलेशनशिप पूछ लिया आपसे फिलोसफी एजुकेशन के बीच में, या सोशियोलॉजी और एजुकेशन के बीच में, या साइकोलॉजी और एजुकेशन के बीच में, क्योंकि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी आपके सिलेबस में मेंशन है चीजें, ठीक है। तो इसलिए इन तीनों में जब भी आप एजुकेशन के साथ रिलेशन देखोगे तो वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, कि ये हैंड्स ऑन हैंड चलती हैं चीजें। ऐसा नहीं है कि सोशियोलॉजी अलग दिशा में जा रही है और एजुकेशन अलग दिशा में, क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी और एजुकेशन दो अलग साइड पे नहीं जाएंगी, हमेशा हैंड्स ऑन हैंड चलेंगी, कि साथ साथ चल रही हैं। ऐसे ही फिलोसफी और एजुकेशन, जैसे हमने बोला डायनामिक साइड है एजुकेशन फिलोसफी की, या फिर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो वो सारी चीजों से आपको ये समझ आना चाहिए कि ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर इंटरडिपेंडेंट की जगह वहां पे इनसेपरेबल वर्ड दे दिया या कोई और वर्ड दे दिया जिसका मतलब इंटरडिपेंडेंट के अराउंड ही घूम रहा है, तो आपको पता हो कि क्या रिलेशनशिप है फिलोसफी और एजुकेशन का, ठीक है जी। जब फिलोसफी की बात करते हैं तो ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी आपको पता होने चाहिए। यहां से डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि क्या मतलब ये जो ब्रांचेस हैं, क्या ये फिलोसफी की ब्रांच है, नहीं है, या फिर इस ब्रांच में किस चीज के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो चीजें पूछी जा सकती हैं। सो पहली चीज, तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप याद रखेंगे, एक है एपिस्टेमोलॉजी, एक है मेटाफिजिक्स और तीसरा है एक्सियोलॉजी। ये तीन ब्रांचेस को तो आप दिमाग में बिठा लो बिल्कुल, कि नींद से उठ के भी आपसे पूछे तो आपको पता हो। ओके, तो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स की फर्दर ये पांच जो है वो सब ब्रांचेस हैं। तो ये पांच सब ब्रांचेस के तो एटलीस्ट आप बस नाम याद रख लो, कि अगर आपको ये पूछ लिया जाए, जैसे हम एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नॉलेज, या प्रोसेस क्या रहेगा उस नॉलेज तक पहुंचने का। मेटाफिजिक्स में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रियलिटी, ये वर्ड्स मेटाफिजिक्स मतलब रियलिटी से लगा लो, एपिस्टेमोलॉजी में नॉलेज वर्ड याद रखो, ठीक है। देन आपका एक्सियोलॉजी में एथिक्स और वैल्यूज वर्ड याद रखो, एथिक्स एंड वैल्यूज। सो ये चीजें तो याद रखनी ही है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि रियलिटी की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, और आपके ऑप्शन में दे दिया एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी, एक्सियोलॉजी या नन ऑफ दीज, तो आप आंसर कहां जाएगा? आपका आंसर ओंटोलॉजी पे जाएगा, क्योंकि मेटाफिजिक्स की ही सब ब्रांच है और ऑप्शन में मेटाफिजिक्स नहीं दिया हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में मेटाफिजिक्स भी दिया हो, ओंटोलॉजी भी दिया हो, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी दिया हो, और आपसे पूछे कि स्टडी ऑफ रियलिटी कहां होती है, तो वो फिर मेटाफिजिक्स में आएगा, क्योंकि मेटाफिजिक्स एक ब्रॉड टर्म हो गई और ओंटोलॉजी तो उसका सिर्फ एक पार्ट है। ओके जी, सो मुझे उम्मीद है इतना समझ आया होगा आपको। अब इनके बारे में आपको पता हो, एपिस्टेमोलॉजी मतलब फिलोसफी इज द स्टडी या सर्च ऑफ नॉलेज। तो जब आप नॉलेज की सर्च में हो, तो नॉलेज की सर्च में कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा कि आप कैसे सीख रहे हो, तो वो प्रोसेस की बात हम इसमें कर रहे होते हैं कि कैसे सीखा है आपने, प्रोसेस क्या रहा है। यानी कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करूं तो वो मेथड्स एपिस्टेमोलॉजी में आएंगे, क्योंकि मेथड के थ्रू ही हम सीख रहे हैं, तो वो मेथड एक तरीके से हमारा प्रोसेस हो गया, राइट। ऐसे ही मेटाफिजिक्स की जब बात करेंगे आप, तो इसमें हम रियलिटी की, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, रियलिटी या एसेंस, इसकी बात करते हैं, जिसमें हम नेचर की बात करते हैं उसकी, कि नेचर क्या है एग्जिस्टेंस का, ट्रुथ का या नॉलेज का। यहां हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, यहां हम नेचर की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि नेचर हम ऑब्जेक्टिव्स में डिफाइन कर देते हैं एक्चुअल में, कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बोल रही हूं तो मुझे समझ आ जाएगा कि मैं किस तरीके की चीज पढ़ाना चाह रही हूँ या किस तरीके की चीज की खोज में हूँ, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जो है एजुकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेटाफिजिक्स में आ जाएंगे। उसमें फर्दर भी है वैसे तो, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोलॉजी, ओंटोलॉजी, फिलोसफी ऑफ सेल्फ जिसमें हम सेल्फ की बात करते हैं, या स्कैटोलॉजी, बट इनके बारे में आपको डीपर लेवल पे क्वेश्चन आने के चांसेस रेयर हैं, क्योंकि ये वाले चांसेस जो है ये नेट में भी नहीं पूछा जाता इतने डीपर लेवल पे कि कौन सी स्टडी है, बट एटलीस्ट आपको पता हो ये मेटाफिजिक्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है जी। एक्सियोलॉजी की आप बात करेंगे तो ये वैल्यूज या एथिक्स को स्टडी करता है, ठीक है। इसको भी फर्दर हम तीन ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, एथिक्स, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स को आप हमेशा ब्यूटी वर्ड से याद रख सकते हो, ठीक है। देन आपका है लॉजिक, तो ये तीनों जो है वो सब ब्रांचेस रहेंगे एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी वैल्यूज के बारे में स्टडी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने मेथड्स बोला, यहाँ ऑब्जेक्टिव्स बोला, तो एक्सियोलॉजी में क्या चीज आ सकती है, तो ये तीनों में क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो आपको पता हो। ये एक्सियोलॉजी बात करती है
है एम्स ऑफ एजुकेशन की, एपिस्टेमोलॉजी बात करती है मेथड्स, और मेटाफिजिक्स बात करती है ऑब्जेक्टिव्स की। तो ये क्वेश्चन डीपर लेवल पे है थोड़ा सा, बट ये बहुत सारे पीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको ये याद हो, समझ आना चाहिए कि जब मैं एक्सियोलॉजी की बात कर रही हूँ तो वो वैल्यूज को स्टडी कर रहा है, यानी कि एक्सियोलॉजी में हम एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, एपिस्टेमोलॉजी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन या नॉलेज ऑफ स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, यानी हम उसमें मेथड की बात करेंगे, और मेटाफिजिक्स में हम ऑब्जेक्टिव्स या रियलिटी की बात करेंगे। ठीक है जी। देन आ जाते हैं आपका एक्चुअल टॉपिक, वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। इससे पहले जो हमने किया वो बेसिक पढ़ना जरूरी था, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में मेजरली हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी और एक है वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज। ठीक है, तो वेस्टर्न फिलोसफीज और इंडियन फिलोसफीज आपको पता हो। इंडियन फिलोसफीज में हम न्याय, वैशिष्टिका, देन सांख्य, सांख्य को कई जगह सामख्य भी लिखा मिलता है, कई जगह यहाँ पे भी वैशिष्टिका की स्पेलिंग अलग मिलेगी आपको, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। योगा, मीमांसा फिलोसफीज, मीमांसा में हम पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा पढ़ते हैं, और उत्तर मीमांसा को हम क्या बोलते हैं, वेदांता फिलोसफी बोलते हैं। ओके, और उसके साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म और चरकविज्म, ये भी अपने किस में आ गए, इंडियन फिलोसफीज में आ गए। वेस्टर्न में भी बहुत सारी आ जाती हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पेरिनियलिज्म, मार्क्सिज्म, ये बेसिक हैं सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे। तो अभी आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है इन फिलोसफीज को और इनसे रिलेटेड मेजर पॉइंट्स को। ओके, तो वो मेजर पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बेटर है आप नोट्स बना पाए तो, अदरवाइज लास्ट में जब क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तब कोशिश की जा सकती है कि ये पीडीएफ, ये पीपीटी जो है वो पीडीएफ की फॉर्म में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई जा सके। लेकिन क्योंकि जो बच्चा अगर फर्स्ट क्लास से देख रहा हो, जिसके पास टाइम है, तो उसको अपने नोट्स बना लेनी चाहिए। वो पीडीएफ्स अगर मिलेंगी तो वो एक प्राइस के साथ आएंगी, तो उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि फिर पैसे नहीं देने। ओके, तो ये सारी चीजें आप नोट्स बना लीजिए, यही चीजें मिलेंगी अगर पीडीएफ में मिलेंगी तो। ओके, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे हम। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में आप दो चीजें याद रखेंगे, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स नाम से ही पता चल रहा है ना, थोड़ा पुराने जमाने, पुराने ख्यालात वाली चीजें। सो ऑर्थोडॉक्स वो हैं जो वेदास में बिलीव करते हैं। इट्स लाइक जैसे हम आस्तिक नास्तिक बोल देते हैं ना, आस्तिक जो भगवान में बिलीव करते हैं और जो नहीं बिलीव करते वो नास्तिक। तो यहाँ भगवान वर्ड तो मत लेके चलना, बिकॉज अनऑर्थोडॉक्स में भी कई चीजें जो बिलीव तो करते हैं, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑर्थोडॉक्स जो अथॉरिटी ऑफ वेदास में बिलीव करते हैं, और इनको आस्तिक स्कूल भी बोलते हैं। और अनऑर्थोडॉक्स जो, अच्छा ये आएगा डोंट बिलीव, ठीक है, डोंट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये होंगे आपके नास्तिक स्कूल्स। ओके, अब ऑर्थोडॉक्स में आ जाएगा जी न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांता बोलेंगे। ये 6 हैं, तो इन 6 को षड दर्शन भी बोला जाता है। दर्शन मतलब फिलोसफी, दर्शन, दर्शन आएगा, दर्श, ठीक है। एक सेकेंड, एक तो ये डोंट रहेगा, ये बिलीव नहीं करते अनऑर्थोडॉक्स। ऊपर से इनको हम ऐसे भी सैड दर्शन भी लिखा मिल जाएगा, स्पेलिंग वाइज आप देखेंगे तो। दर्शन मतलब फिलोसफी और षड मतलब 6 की बात कर रहे हैं हम, षड, ठीक है, षड दर्शन। तो ये 6 जो हैं वो आपको इंडियन फिलोसफीज में आपको ध्यान होनी चाहिए, जो कि वेदा, अथॉरिटी ऑफ वेदास में बिलीव करते हैं, या वैदिक चीजों को सुप्रीम रखते हैं, ऊपर रखते हैं। अनऑर्थोडॉक्स जो बिलीव नहीं करते, इसीलिए इनको नास्तिक स्कूल्स बोलते हैं। मेजरली इसमें 3 स्कूल आते हैं, चरक जो है, और चरक उनकी फिलोसफी, जैन फिलोसफी और बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये रहेंगे आपके इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी, जो हमें आज पढ़ने हैं। 6, 7, 8 और 9, ये 7, 8, 9 चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले आ जाते हैं जी न्याय फिलोसफी पे। न्याय, न्याय से जस्टिस याद आ रहा है आपको। न्याय हिंदी में अगर आप सोचेंगे तो वही चीज यहाँ पे है। पहले आपको याद रखना है कि न्याय स्कूल के फाउंडर जो है वो गौतम है। हम बुद्धिज्म में भी पढ़ेंगे गौतम बुद्ध, तो वो गौतम बुद्ध और ये गौतम दोनों अलग अलग हैं, ये बात याद रखिए। सो न्याय स्कूल जो है उसके फाउंडर आपको याद रखने गौतम। कभी कभी इनको जो है वो अक्षपद के नाम से भी जाना जाता है, तो नाम दोनों ही आप याद रखेंगे। ओके, न्याय में होता क्या है, कोर रीजन क्या है, या कोर फिलोसफी क्या है इसकी। सो न्याय का मतलब है करेक्ट थिंकिंग विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स एंड वैलिड रीजनिंग। तो जो भी इसका प्रैक्टिशनर होगा या बिलीवर होगा, वो एक्वायर करना चाहेगा नॉलेज ऑफ रियलिटी को, नॉलेज ऑफ रियलिटी की सर्च में है, लेकिन वो प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स और वैलिड रीजनिंग के साथ चीजों को करने की कोशिश करेगा। ओके, न्याय फिलोसफी जो है उसको हम तर्क शास्त्र, तर्क नाम से ही समझ आ रहा है, रीजनिंग की बात हो रही है, तर्क वितर्क
ठीक है। प्रमाण शास्त्र, प्रमाण मतलब प्रमाण देना, किसी चीज का रीजन देना, लॉजिक देना, तो वो लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आ गया। देन हेतु विद्या, हेतु मतलब कारण, ठीक है, तो हेतु विद्या मतलब साइंस ऑफ कॉजेज। देन वाद विद्या, तो वाद विवाद की तरीके से हम पढ़ते हैं ना, डिबेट, वही वाली चीज है यहाँ पे। देन अनिवीक्षकी, तो ये क्रिटिकल स्टडी। तो ये सारे नाम न्याय फिलोसफी के हैं और यहीं से आपको न्याय फिलोसफी का जिस्ट समझ आ जाना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब हर एक फिलोसफी में हम नॉलेज की बात करेंगे, क्योंकि हमने बोला ना एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज, तो सोर्स क्या होगा उसका, हर स्टडी में हम क्या बात करेंगे कि सोर्स क्या है इसका, कि क्या कहां से नॉलेज मिलेगी। जैसे अभी आप आरआरबी की क्लासेस के लिए पढ़ रहे हो, आपकी क्लासेस का सोर्स क्या है, मैं हूं, तो और मेरी पर्टिकुलर इन वीडियोस का या इन पीपीटीज का सोर्स कुछ और होगा, तो वो सोर्स आपको नॉलेज कहां से मिल रही है, आपको मुझसे मिल रही है, मुझे कहां से मिल रही है, मेरा कोई सोर्स अलग होगा। तो वही चीज है न्याय फिलोसफी के अकॉर्डिंग, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो चार हैं, चार वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को ये एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ऑल्दो ओवरऑल नॉलेज को ये वैलिड इनवैलिड में भी डिवाइड करते हैं। तो वैलिड सोर्स क्या है, वैलिड सोर्स में क्या आ जाएगा जी, परसेप्शन, इन्फरेंस, वर्बल टेस्टिमनी और कंपैरिजन, यानी उपमान, यानी कंपेयर करना, तुलना करना। ओके, सो ये चार आपको याद रखने कि ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा जो बच गए, मेमोरी, डाउट, एरर, तर्क, ये तर्क वर्ड जो है वो दिया तो हुआ है यहाँ पे, बट इसका वही है कि जहां पे भी आपको डाउट की स्थिति आ रही है या आपको जो है वो बोलना पड़ रहा है कुछ, वहां वो चीज जो है वो सही सोर्स नहीं है, वैलिड सोर्स नहीं है। ओके, वैलिड सोर्स क्या है, परसेप्शन, प्रत्यक्ष, कई बार हम बोलते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष मतलब आपने देखा हो, अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उस चीज को फील किया हो, ऑब्जर्व किया हो, वो आपका वैलिड सोर्स है। इन्फरेंस, आपने अनुमान लगाया हो किसी चीज के थ्रू। वर्बल टेस्टिमनी, वर्बल टेस्टिमनी को हम शब्द भी बोलते हैं, शब्द इज लाइक, ये तो ब्रह्मा के शब्द हैं। अब आप हर किसी की बोली हुई बात पे तो विश्वास नहीं करते ना, किसी किसी पे ही करते हो, तो वो जो विश्वास पात्र है वो वर्ब, वो उसके मुंह से जो चीजें निकलेंगी वो वर्बल टेस्टिमनी रहेगी। ऐसे ही कंपैरिजन, उपमान, देखा जाए तो इन ये जो सारे हैं ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, कि ये सारे के सारे नॉलेज के स्रोत हैं, प्रमाणास। ठीक है, तो ये प्रमाण से रिलेटेड भी आपको अलग अलग किताबें मिल जाएंगी, पर आपको और डीपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये चार वैलिड सोर्स न्याय फिलोसफी एक्सेप्ट करती है, वो ध्यान रखिए। उसके साथ साथ ये बोलते हैं कि जो सेल्फ है ना वो इननंबरेबल है, मतलब बहुत सारे सेल्फ हो सकते हैं, और वो जितने भी सेल्फ हैं, खुद की हम बात कर रहे हैं, तो वो सेल्फ जो है उसमें कॉन्शियसनेस आपको नजर आएगी, और जिस इंसान में, जिस सेल्फ में कॉन्शियसनेस नजर आ गई, तो ऑब्वियसली आप कॉन्शियसली कोई चीजें कर रहे हैं, तो आपके कर्म डिसाइड हो जाएंगे फिर, तो आप जो ये लॉ ऑफ कर्मा है इसके अंदर ट्रैप होके रह जाएंगे। अगर आप ट्रैप हो गई हैं तो ऑब्वियसली सफरिंग और दुख भी आएगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है, कभी वो गलत होगा, कभी सही होगा, कभी कुछ और चीजें होंगी, तो वो सफरिंग और जो दुख आ गया साथ में, अब जब उससे छुटकारा मिलेगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, लिबरेशन, लिबरेटेड आप फील करेंगे अगर आपने दुख और सफरिंग से छुटकारा पा लिया है तो। और वो चीज कब होगी, जब आपकी जो कर्मों की चेन है या कार्मिक इन्फ्लक्स या कार्मिक चेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप जो है उससे आप थोड़ा सा हट जाएंगे। यानी, और ये कब होगा, ये तब होगा जब आप जो है बॉडी और सेंस ऑर्गन्स जो है वो डिटैच हो जाएंगे सेल्फ से। तो सेल्फ को आप सोल की तरह लगा लो, क्योंकि एग्जैक्टली सेल्फ को सोल भी नहीं बोलते हैं हम, सेल्फ उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो सेल्फ जब डिटैच हो जाएगा ना आपकी बॉडी से और सेंस ऑर्गन से, उस टाइम पे वो लिबरेट हो जाएगा अपने कर्मों से, या जो आपके कर्मों की चेन चली हुई आ रही है उससे। ठीक है, भगवान के बारे में क्या बोलते हैं ये, तो न्याय फिलोसफी बोलती है कि फिलोसफी में हम बेसिकली, न्याय फिलोसफी इज लाइक कि क्या ये स्कूल ऑफ थॉट या ये लोग जो न्याय में बिलीव करते हैं, इनको हम कई बार न्यायिकाज बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यायिकाज जो है वो किस में बिलीव करते हैं, तो ये मानते हैं कि भगवान तो एक ही है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और वही जो है वो क्रिएटर, सस्टेनर, डिस्ट्रॉयर, मेंटेनर, सारी चीजें वही करते हैं और वही है सबसे ऊपर। ठीक है, ऊपर से ये मानते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो चार इटर्नल एटम्स का बना हुआ है, और वो चार इटर्नल एटम्स कौन से हैं, स्पेस, टाइम, माइंड और सोल। ठीक है, और भगवान जो है वही क्रिएटर है, वही इन चीजों को सेट करने की कोशिश करता है और मेंटेन भी वही करता है। भगवान के जो है वो, भगवान कौन सा होगा, भगवान वो होगा जिसमें 6 परफेक्शंस होंगी।
ठीक है। तो भगवान में ये 6 परफेक्शंस होंगी एज पर न्याय फिलोसफी। इनफाइनाइट ग्लोरी होगी, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होगी, अनक्वालिफाइड वर्च्यू, देन आपका सुप्रीम ब्यूटी, परफेक्ट नॉलेज और कंप्लीट डिटैचमेंट। तो ये भगवान की कैरेक्टरिस्टिक आप लगा लो, ये 6 परफेक्शंस आपको भगवान में नजर आएंगी, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्याय फिलोसफी कंपैरेटिवली कम पूछी जाती है जब हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य, वेदांता उनकी बात करेंगे उनके कंपैरिजन में। तो यहां भी बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे नहीं पूछी जाएगी, जितना मैं समझा रही हूं उतना अगर आपको समझ आया तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। देन थियरी ऑफ कॉजेशन। कॉजेशन क्या होता है? कॉज ना, किसी चीज का कारण, तो किसी चीज के होने का क्या कारण है, तो वो चीज में यहाँ पे 2 थियरीज आती हैं, एक है असत्कार्यवाद और एक है सत्कार्यवाद, ठीक है। तो ये जो न्याय फिलोसफी है ये असत्कार्यवाद की फिलोसफी को सपोर्ट करते हैं। तो असत्कार्यवाद जिसको हम आरंभवाद भी बोलते हैं, यानी ये क्या मान रहे हैं कि देखो एक तो इफेक्ट होगा और एक कॉज होगा। कॉज मतलब कारण, कि किसी भी चीज का कोई इफेक्ट हुआ है, अगर किसी भी चीज के होने का क्या कारण है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि इफेक्ट इज नॉट सेम एज द कॉज, यानी इफेक्ट एक नई क्रिएशन है अपने आप में, इससे पहले इफेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये है असत्कार्यवाद, यानी कारण जो है वो इफेक्ट में नहीं, इफेक्ट जो है वो कारण में नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इफेक्ट डिडंट एग्जिस्ट इन मटीरियल प्रायर ऑफ इट्स प्रोडक्शन। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये 2 थियरीज समझ लेते हैं। सांख्य थियरी में सत्कार्यवाद बोलता है कि इफेक्ट में ही प्री एग्जिस्टेंस है कारण का, तो आप ये वर्ड याद रख लो, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्ट इन द कॉज। और असत्कार्यवाद बोलता है इफेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता कॉज में। एग्जाम्पल लेके चलेंगे मिल्क और कर्ड का। जब आप मिल्क से कर्ड बना रहे हो, तो मिल्क जो है वो कारण हो गया किसका? कर्ड का, मिल्क से ही बना है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम तेल से बना दें, तेल से तेल के बीज से तेल निकलेगा, अब मैं दूध से तो तेल नहीं निकाल सकती, राइट। यानी इनका कहना है कि जो चीज इफेक्ट निकल के आ रही है, यानी अगर मेरी दही है वो इफेक्ट है, तो उसका एक कारण है पीछे, वो क्या है? मिल्क। यानी मिल्क में ऑलरेडी दही एग्जिस्ट करती है, चाहे वो दही बनी नहीं है, ओके। लेकिन असत्कार्यवाद बोलता है कि मिल्क में इट्स लाइक मिल्क में मिल्क ही है और उसमें दही एग्जिस्ट नहीं करती। दही बाद में जब तक नहीं बनी है दही, तब तक वो मिल्क ही था। बेसिकली ये जो कारण है ना, इस कारण में ये इफेक्ट प्रेजेंट है या नहीं, ये चीज की बात हो रही है, ओके। तो अगर हम सांख्य फिलोसफी की बात मानेंगे तब हम ये समझेंगे कि मिल्क जो है उससे ही दही बन सकती है, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी दही एग्जिस्ट करती है। यानी मिल्क में ऑलरेडी ये जो कॉज है अपना, कॉज में ऑलरेडी इफेक्ट है, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम न्याय फिलोसफी की बात माने तो वो बोलते हैं कि कॉज में इफेक्ट नहीं एग्जिस्ट करता, तो मतलब हम ऑयल से भी ऐसे तो दही बना लेंगे, राइट। सो ये 2 अलग अलग एस्पेक्ट हैं चीजों को देखने के, क्योंकि ये बोल रहे हैं सत्कार्यवाद वाले कि इफेक्ट मतलब इफेक्ट जो है वो इस कारण की वजह से आई, यानी इस कारण का परिणाम है, तो इसको परिणामवाद भी बोलते हैं। लेकिन न्याय वाले, असत्कार्यवाद वाले क्या बोलते हैं कि इससे पहले तो दही एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो ये जो दही बनी है या जो ये इफेक्ट निकल के आया है, ये क्या है? आरंभ है, कोई नई चीज क्रिएट हुई है, तो ये आरंभवाद भी बोला जाता है इसको, ओके। तो न्याय फिलोसफी और वैशिष्ट फिलोसफी सत्कार्यवाद को मानते हैं, और जो सांख्य फिलोसफी है वो सत्कार्यवाद को मानती है, ठीक है। तो ये 2 थियरीज मैं उम्मीद कर रही हूँ समझ आई होंगी आपको। ये हो गया न्याय फिलोसफी, इतनी चीजें याद रखोगे बहुत है न्याय में। वैशिष्ट फिलोसफी में अगेन पहले फाउंडर कन्नड़ को बोलते हैं। देन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इनके जो फाउंडर है वो उल्लूक है, उल्लूका, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकती है, इसीलिए इसको कई बार अलूकिया फिलोसफी भी बोला जाता है। तो आपको एटलीस्ट इतना याद हो कि अच्छा ये किससे रिलेटेड है, ओके। विशिष्ट जो है वो किस वर्ड से ड्राइव किया गया है? विशेष, ठीक है, जिसका मतलब विशेष मतलब पर्टिकुलर। सो पर्टिकुलरली ये किसी भी सिस्टम को 7 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब उन 7 में से जो 6 कैटेगरीज हैं वो तो कन्नड़ ने दी थी, लेकिन उसके बाद 7वीं जो है वो बाकी जो और लोगों ने इस फिलोसफी को स्टडी किया उन्होंने ऐड कर दिया, 7वां अभाव, ठीक है। तो 7वीं जो कैटेगरी है वो उन्होंने ऐड की है। यानी कि वैशिष्ट फिलोसफी क्या मानती है कि चीजें, मेटाफिजिक्स या रियलिटी क्या है? प्लूरलिस्टिक है, बहुत सारी रियलिटी हो सकती हैं। यानी ये वैरायटी, डाइवर्सिटी, प्लूरलिटी, इन चीजों में बिलीव करते हैं जब रियलिटी की बात करते हैं, ओके।
जब ये नॉलेज की बात करते हैं तो ये दो प्रमाणों को एक्सेप्ट करते हैं, यानी दो सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज को ये एक्सेप्ट करते हैं। वो चीज क्या है? परसेप्शन एंड इन्फरेंस। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। अब वो 7 कैटेगरीज कौन सी हैं? तो देखो, वैशिष्ट फिलोसफी से तो न्याय से भी कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्टिल ऊपरी तौर पे आपको वर्ड्स अगर ध्यान रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये वर्ड कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड है। ओके, जो आपका एलिमिनेशन मेथड में हेल्प करेगा। तो ये जो 7 हैं, इनको तो आप एटलीस्ट याद रखो, उनके अंदर वाली चीजें ना भी याद रहे तो चलेगा। सब्सटेंसेस, जिसको हम द्रव्य बोल रहे हैं, 7 कैटेगरीज हैं। पदार्थ 7 सब हैं। सब्सटेंस में द्रव्य को हम नो है। फर्दर नो में कौन कौन से आगे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। अगर हम इन 5 को इंक्लूड करें तो इनको हम पंचभूतास बोल देते हैं। टाइम, स्पेस, सेल्फ एंड माइंड। तो ये जो है इटर्नल नॉन इटर्नल मानते हैं। अगर हम ईथर को हटा दें तो ये जो है 4 आगे के 4 पीछे के, इनको हम जो है इटर्नल नॉन इटर्नल की कैटेगरी में भी एड ऑन करते हैं, जो आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट आप ये याद रखो कि 7 कैटेगरीज हैं जब हम वैशिष्ट फिलोसफी की बात करते हैं। पहली है सब्सटेंस, दूसरी है क्वालिटी, क्वालिटी यानी गुण, तो ये 24 क्वालिटीज की बात करते हैं। एक्शन, कर्म, कर्म जो है 5 तरीके के कर्मों की बात करते हैं। अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और गमाना। ठीक है। जनरली 4th टर्म रहेगी सामान्य, जनरल मतलब सामान्य, जिसमें ये 3 व्यूज को डिस्कस करते हैं, नॉमिनलिज्म, कॉन्सेप्चुअलिज्म, रियलिज्म। डीपर लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। 5वां रहेगा पर्टिकुलैरिटी, जिसमें हम विशेष की बात कर रहे हैं। 6ठे में इनहेरेंस, यानी कुछ चीजें इनहेरिटेड ही रहेंगी, तो वो इनहेरेंस में आ गई। नॉन एग्जिस्टेंस में अभाव आ गया, जिसमें हम 2 तरीके के अभाव की बात करते हैं। अभाव मतलब कमी ना, वो चीज एग्जिस्ट ना करना। ठीक है, तो ये संसार भाव, देन आपका ये अनोन्य भाव, ये म्यूचुअल एग्जिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो ये जो ये आपका जो है संसार भाव जो है अभाव, इसमें 3 डिविजन्स आ जाते हैं फर्दर। एक रहेगा प्राग भाव, देन आपका धनस भाव और आपका अत्यंत अभाव। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा ही अभाव है, तो एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस। ओके, सो पॉइंट ये कि आप बस ये थोड़े 7 के नाम याद रखो, सब्सटेंस, क्वालिटी, एक्शन, जनरली या सामान्य, पर्टिकुलरिटी और आपका इनहेरेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, की ये वैशिष्ट फिलोसफी से रिलेट करते हैं। ओके, अब ये भी किसको मानते हैं? ये भी असत्कार्यवाद को मानते हैं, जिसका मतलब है कि इफेक्ट जो है डजंट एग्जिस्ट इन इट्स मटेरियल कॉज, तो कारण में इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी भगवान को लॉर्ड ही मानते हैं अल्टीमेटली, कि उसी ने ही क्रिएट किया है सब कुछ, और वही जो है जो भी मूवमेंट हो रही है या जो भी चीजें हो रही है उन सब के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। अब ऑब्वियसली जब ये हम बात कर रहे हैं कि अच्छा भगवान है, चीजें हैं, तो उन चीजों में हम बॉन्डेज और लिबरेशन की भी बात करेंगे। जैसे हमने ऊपर बात की थी ना न्याय फिलोसफी में, कि वो जो है अपना क्या बोलते हैं, न्याय में हमने बॉन्डेज में यही तो बात की थी कि सफरिंग और पेन होगा। तो वही चीज यहाँ है कि वो वैशिष्ट का सिग्निफाई करती है। बॉन्डेज किस वजह से? इग्नोरेंस की वजह से है। और अगर इग्नोरेंस नहीं होगी तो आप लिबरेट किस चीज से हो सकते हो? आप नॉलेज की वजह से लिबरेट हो सकते हो। सो बॉन्डेज इज ड्यू टू इग्नोरेंस और लिबरेशन इज ड्यू टू नॉलेज। तो अगर आपको नॉलेज है तो आप एक लिबरेटेड सोल होंगे, जो कि फ्री है सारी की सारी सफरिंग से, इंजॉयमेंट से, हर चीज से फ्री है। वो एक तरीके से प्योर है वो। ठीक है, तो वो चीज आप मान के चलिए। वैशिष्ट का फिलोसफी समझ आई जी। उसके बाद आता है सांख्य फिलोसफी, क्योंकि देखो ये डीपर लेवल पे ही मैंने करवा रखी है। इट्स लाइक आपको सांख्य, वेदांता, इनकी भी अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोस मिल जाएंगी। बट आपके लिए अगर आपने इतना इतना कर लिया ना, इतना इतना आपको समझ आ गया, तो आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। अदरवाइज बहुत डीप में जाके कोई फायदा नहीं होगा आपके लिए। ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी इसको बोला जाता है। फाउंडर है कपिला। उन्होंने एक किताब लिखी, लगा लो एक स्क्रिप्ट लिखी, सामख्य सूत्र। अच्छा, जब मैंने आपको ये पढ़ा दिया सामख्य सूत्र, तो अगर मैंने आपको ये चीज ना बताई हो और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि न्याय सूत्र किस चीज से रिलेटेड है, नाम से ही पता चल रहा है ऑब्वियसली न्याय सूत्र न्याय फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतनी कॉमन सेंस आपको रखनी है। अगर मैं वेदांत सूत्र बोल रही हूं या सामख्य करिका, सामख्य सूत्र नहीं, मैंने सामख्य करिका बोल दिया, वो भी कहीं ना कहीं सांख्य फिलोसफी से रिलेटेड होगा ना। तो वो कॉमन सेंस आप ओन रखिएगा अपनी, थोड़ा सा सोचिएगा। सो ओल्डेस्ट फिलोसफी कपिल मुनि ने दिया है, सामख्य सूत्र उन्होंने लिखा। उस सामख्य सूत्र को ही जो है क्या करके पढ़ के आप एक तरीके से रिव्यू लगा लो, उसी को पढ़ के अपने फॉर्म में इंटरप्रेट करके सामख्य करिका जो है वो ईश्वर कृष्ण ने बनाया। गीता के अकॉर्डिंग जो सामख्य और योग फिलोसफी है वो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है सेम साइड सेम सिस्टम के। जैसे हमने एजुकेशन और फिलोसफी की बात की थी, वैसे ही सांख्य और योग, सांख्य जो है वो थियोरिटिकल रहेगा और योग जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट
परफेक्ट है, यानी जो चीजें हम सांख्य फिलोसफी में पढ़ेंगे वो चीजें अप्लाई कहाँ हो रही होंगी प्रैक्टिकली, अपनी योग फिलोसफी में। सांख्य को हम ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म बोलते हैं क्योंकि ये दो अल्टीमेट रियलिटीज के बारे में बात करते हैं कि सिर्फ दो ही रियलिटीज हैं, एक है पुरुष, एक है प्रकृति। ठीक है, सो पुरुष, इतना तो पता होगा ना आपको कि अगर मैं अब पूछूं आपसे पुरुष और प्रकृति किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली सांख्य फिलोसफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता हो। सो पुरुष और प्रकृति की हम बात करते हैं इसके अंदर, और पुरुष और प्रकृति से फर्दर क्या क्या चीजें बनती हैं वो पूरा का पूरा थियोरी ऑफ इवोल्यूशन होता है सांख्य फिलोसफी का। ओके, तो इवोल्यूशन जो होगा वो एक तरीके से टेलियोलॉजिकल और पर्पसिव साइक्लिक प्रोसेस माना जाता है। जैसे सर्ज और प्रलय होती है, तो सर्ज से प्रलय तक या प्रलय से सर्ज तक किससे रिलेटेड है, सांख्य फिलोसफी। यानी कि अगर अभी सर्ज है, कोई चीज बनी है, जैसे बहुत साल लग के हमारी धरती बनी है, तो उसके बाद एक पॉइंट पे हम बोलते हैं ना कि एक दिन प्रलय आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके बाद वापस से चीजें धीरे धीरे करके शुरू होंगी और फिर एक नई चीज बन के आएगी, एक नई धरती बनेगी। वही चीज है, तो वो चीज को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो सांख्य फिलोसफी सपोर्ट कर रही है। ओके, अब पुरुष प्रकृति के बारे में दो चार चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो, पुरुष को ये अल्टीमेट रियलिटी बोल रहे हैं कि ये ना तो कारण है ना ही इफेक्ट है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट में से कुछ भी नहीं है ये। प्रकृति जो है वो हर चीज का कॉज है, मतलब प्रकृति इफेक्ट नहीं है बट वो हर चीज का कारण है, तो कॉज ओनली। प्रकृति जो है वो कॉज है और पुरुष जो है वो ना कॉज है ना इफेक्ट है। तो ये चीज पूछी जा सकती है, हर पेपर में पूछी जाती है ये। ठीक है, जितने भी सेट नेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी जाती है, तो ये चीज पूछी जा सकती है ऊपरी तौर पे। ओके, सो इट इज द सेल्फ, सब्जेक्टिव है ये, इनएक्टिव है, सेंटर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है, एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट है। सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करेंगे, हम योग फिलोसफी की बात करेंगे, तो योग फिलोसफी जो है वो सिर्फ एक ही पुरुष को एक्सेप्ट करेगी कि पुरुष एक ही होता है। ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रकृति के गुण जो है अगर हम बात करें, क्योंकि ये कारण है तो ये और भी चीजों को जन्म देगी, और भी इसके इफेक्ट का कारण बनेगी, कॉज बनेगी, तो वो त्रिगुणात्मक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तीन गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, और ये तीन गुण जब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तब परफेक्शन होता है, और अगर ये ऊपर नीचे हो तो फिर चीजें ऊपर नीचे रहती है। कई बार बोलते हैं ना कि मेरा मतलब सत्व में पॉजिटिव चीजें आती हैं, इनकी पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं। सत्व जो है वो व्हाइट कलर से डिनोट किया जाता है, एसोसिएटेड कलर जो है। रजस को रेड कलर से डिनोट करते हैं, और तमस को हम ब्लैक कलर से। इनकी पर्टिकुलर क्वालिटीज है। किसी में कोई अगर आपको बिल्कुल ऐसे इंजॉय करता हुआ इंसान लग रहा है, खुश इंसान है, खुश मिजाज है, हर चीज को लाइटली लेता है, तो वो सारे गुण सत्व वाले हैं, यानी कि उसमें सत्व, रजस, तमस में से सत्व गुण ज्यादा है कंपैरेटिवली, वो डोमिनेट कर रही हैं। ओके, ऐसे ही किसी में रजस गुण हो सकते हैं, किसी में तमस गुण हो सकते हैं। तो ये अलग अलग गुण हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। इनसे रिलेटेड कलर जो है वो आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, अब हम प्रकृति को बोल रहे हैं कॉज ओनली, यानी जितनी भी मटेरियल एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से है, प्रकृति की वजह से है। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये है जी, आप इतना याद रखिए कि सांख्य फिलोसफी के इवोल्यूशन की जब बात आती है तो 25 मेटाफिजिकल कैटेगरीज हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कितनी कैटेगरीज है, तो 25 है। ओके, पुरुष हमने देख लिया, ना कारण है ना ही इफेक्ट है। प्रकृति हर चीज का कारण है। सो फर्दर क्या बनेगा, पहला प्रोडक्ट निकल के आएगा महत। तो महत ऑब्वियसली, मान लो प्रकृति और कई जगह पे मेंशन है कि प्रकृति और पुरुष से मिलके महत बना है, पर अगर वो होगा तो यानी हमने पुरुष को कॉज में इंक्लूड कर लिया, पुरुष महत के बनने का कारण है। तो आई थिंक हमें इसको ऐसे समझना चाहिए कि पुरुष ना कॉज है ना इफेक्ट है, प्रकृति हर चीज का कारण है, तो प्रकृति से महत बन रहा है। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा इवोल्यूशन का। अब आप ये देखो, प्रकृति से बना है यानी ये इफेक्ट है, और अब महत से फर्दर अहंकार बन रहा है, तो ये कॉज भी हो गया, यानी महत जो है वो कॉज भी है और इफेक्ट भी हो गया। ओके, ऐसे ही फिर अहंकार, अहंकार में भी हम सत्व अहंकार, रजस अहंकार और तमस अहंकार की बात करते हैं। रजस में फर्दर और कैटेगरीज नहीं है। सत्व में हम 3 कैटेगरीज की बात करते हैं, मनस, देन अपना ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आ जाएगा, नोज, ईयर, आईज, देन आपका ये है स्किन और टंग। ये 5 जो है आपके सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियां आ गई इसमें। फिर आपके इंद्रियां, एक्शन, कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं, काम करना, जैसे मुंह, आपका हैंड्स, देन आपके फीट,
एनस या फिर सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके फर्दर इसी में सत्व गुण के ही पार्ट, सत्व अहंकार के पार्ट हो गए। ऐसे ही तमस अहंकार से हम सटल एसेंसेस और ग्रॉस बॉडीज और महाविभूतास मानते हैं। ओके, तो ये चीजें आप बिल्कुल डिटेल में ना भी याद रखो तो आपको मोटे तौर पे पता हो कि अच्छा ये सारी चीजें सांख्य फिलोसफी से रिलेटेड है। यहां से आपको ये चीज समझनी है, ये तो मैंने आपको बता दिया, प्रकृति सिर्फ कॉज है और पुरुष जो है नीदर अ कॉज नोर इफेक्ट। ओके, अब जैसे मैंने आपको महत बताया था कि प्रकृति से महत बना, महत से फर्दर अहंकार बना, तो वो कारण भी है और इफेक्ट भी है, कॉज एंड इफेक्ट। अब अहंकार से फर्दर चीजें बन रही हैं, ठीक है। अहंकार से, ये अहंकार था, यहाँ पे आगे फर्दर और सत्व अहंकार रजस तमस ये सारी चीजें गई हैं, सो अहंकार भी कॉज एंड इफेक्ट दोनों में आ गया। उसके अलावा जो ये 5 सटल एसेंसेस हैं, जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे भी फर्दर चीजें होती हैं, तो इसको भी हम किसके अंदर मान के चलते हैं कि ये कारण भी है और इफेक्ट भी है। ओके, बाकी बची हुई चीजें जो आपके सेंस ऑर्गन, मोटर ऑर्गन, मनस और जो 5 ग्रॉस बॉडीज हैं, वो सारी की सारी इफेक्ट ओनली में आ जाएंगी। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। फर्दर अगर बात करें तो जैसे हमने बोला था वैशिष्टिक और न्याय फिलोसफी असत्कार्यवाद की फिलोसफी में बिलीव करते हैं, तो सांख्य फिलोसफी सत्कार्यवाद या परिणामवाद की में बिलीव करते हैं, ठीक है, कि प्री एग्जिस्टेंस है इफेक्ट की कारण के अंदर, जो हमने मिल्क और कर्ड का एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझा था, राइट। अब ये इसकी सोर्स ऑफ वैलिडेशन क्या है, वैलिड सोर्स कौन से हैं, तो ये 3 वैलिड सोर्स है नॉलेज के, परसेप्शन से, इन्फ्रेंस से और वर्बल टेस्टिमनी। इनसे आप नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, ये सोर्स हैं आपके, इन सोर्स को ही ये मान्यता प्राप्त है, मतलब मान्यता देता है सांख्य फिलोसफी। अब हम सोर्स की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे यानी प्रमाणाज की बात कर रहे हैं, तो प्रमाणा में 3 वर्ड यूज होते हैं, प्रमाता जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं यानी नोअर जिसको जाननी है चीजें, प्रमेय ऑब्जेक्ट यानी अबाउट विच यू वांट टू नो, और प्रमाणा क्या हो गया आपका वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, और वो वैलिड सोर्स में हम परसेप्शन, इन्फ्रेंस और वर्बल टेस्टिमनी को ये सपोर्ट करते हैं सांख्य फिलोसफी। योग फिलोसफी इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। फाउंडर इसके पतंजलि हैं, ये सिर्फ एक ही पुरुष को मानते हैं, एक ही पुरुष की एग्जिस्टेंस मानते हैं। हमने बोला था ना कि ऊपर तो बोला था बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पुरुष को मानते हैं, वो योग फिलोसफी है। योग फिलोसफी की बात हो रही है तो योग सूत्रास की बात आपको पता हो। अब ये जो योग सूत्र है, जैसे वहां सामख्य सूत्र था, न्याय सूत्र होता है, ऐसे ही योग सूत्र है, और योग सूत्र को 4 पार्ट या 4 पदों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। समाधि पद में हम किसकी बात करते हैं, टॉक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नेचर एंड मेथड्स ऑफ योगा। साधना पद में हम बात करते हैं कि कारण क्या है सफरिंग का, या और उससे सेसेशन क्या हो सकता है, कैसे आप जो उससे छुटकारा पा सकते हो। विभूति पद की बात करेंगे, कैसे ये जो इसमें पूरा प्रोसेस डिफाइंड है कि आप कैसे सुप्रा नॉर्मल पावर्स जो हैं वो अटेन कर सकते हो योगा की हेल्प से। देन कैवल्य पद, इसमें हम लिबरेशन के नेचर और प्रोसेस की बात करते हैं कि कैसे आप लिबरेशन प्राप्त करेंगे, कैसे आप मुक्ति प्राप्त करेंगे एक तरीके से, ठीक है। सो योग फिलोसफी की बात कर रहे हैं तो ये अष्टांग योग की बात करते हैं, तो वो अष्टांग योग की हेल्प से आप लिबरेटेड फील कर सकते हो। ये है वो 8 योग। पहला है यम, यम मतलब कंट्रोल ओवर माइंड, बॉडी एंड स्पीच, तो वो कैसे हो सकता है, तो ये 5 यम है, ठीक है। अहिंसा, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करना है, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है, सेलिबेसी वाला सेलिबेट वाला जीवन व्यतीत करना है, ब्रह्मचार्य जीवन, और नॉन पोजेशन यानी कि आपको कोई भी जैसे गोल्ड या ज्वेलरी या और जो लग्जरीज हैं वो उनसे आपको दूर रहना है, तो ये यम है, तभी आप अपने बॉडी माइंड स्पीच के ऊपर कंट्रोल पाएंगे, ये यम है। देन दूसरे नंबर पे आते हैं नियम, कि कुछ एक नियम जो है अच्छे कंडक्ट के लिए कुछ एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। शौच यानी क्लीनलीनेस, संतोष कंटेंटमेंट, आप कंटेंट फील करें। पावर ऑफ टॉलरेंस का नियम यानी तप करें आप बहुत सारा, ठीक है, कितना पावर कितना टॉलरेट कर सकते हो। तप में क्या करते हैं, बैठे ही तो रहते हैं आंख बंद करके, कुछ ना कुछ मतलब दिमाग को शांत करके, तो वही चीज है पावर ऑफ टॉलरेंस। देन आपका स्वाध्याय जिसमें आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे, और ईश्वर परिधानम जहां आपको भगवान को याद करना है, स्मरण करना है, ठीक है। सो ये 5 नियम है, तो यम और नियम। वैसे 8 फोल्ड की बात करेंगे तो पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन,
जिसमें आप थोड़ा सा योगा की अलग अलग पोस्चर्स करते हो ये, बट कई बार हम आसन को ही योग मान लेते हैं, ठीक है, कि योगा कर रहे हैं। तो योगा करने का मतलब ये नहीं है कि आप आसन कर रहे हो, ठीक है, वो पर्टिकुलर आसन में जाएगा। योग में तो ये 8 चीजें आ गई, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन आपका प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। तो ये 8 आपको इसी फॉर्म में याद होने चाहिए कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ओके, फिर हमें पता हो कि 5 यम है, 5 नियम है। देन हम प्राणायाम की बात करेंगे, तो प्राणायाम मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ ब्रेथ। तो जब आप अंदर बाहर सांस को लेते हो, तो जब इनहेल कर रहे हो तो उसको हम पूरक बोलते हैं, जब उसको रोक के रखते हो थोड़ी देर तो हम उसको कुंभक बोलते हैं, और जब आप उसको बाहर निकाल देते हो तो रिकाका बोलते हैं, ठीक है। जितने टाइम आप उसको इनहेल करने में लगाते हो उससे हाफ टाइम जो है आपको रोक के रखना है, और उसके बाद जो है आपको रिटेंशन करके, और फिर उतना ही टाइम, जितने टाइम आपने सांस को, इट्स लाइक मैंने 5 सेकंड सांस लिया तो मैंने 3 सेकंड 2.5 सेकंड रोका उसको, और फिर 5 सेकंड में उसको बाहर निकाला धीरे धीरे करके। ये प्राणायाम है कि आप अपनी सांसों पे कंट्रोल पा पाए। देन है प्रत्याहारा, जिसको टर्निंग इनवर्ड भी बोलते हैं, कंट्रोलिंग पैशंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप कंट्रोल कर रहे हो पैशन को तो वो प्रत्याहारा। धारणा में आपने माइंड को फिक्स कर दिया है एक ऑब्जेक्ट पे। जब आप ध्यान करना शुरू करते हो तो ये नहीं बोलते कि आप दिमाग में कोई भी एक ऑब्जेक्ट सोच लो, उसकी तरफ देखो, ठीक है। फिर उससे अगली स्टेज आ जाएगी ध्यान की, जिसमें आप जो है ऑब्जेक्ट पे, मतलब आप कंसंट्रेशन आपकी लंबे टाइम के लिए बढ़ जाएगी। कई बार बोलते हैं ना कि बिल्कुल यहाँ मिड में देखो आप और यहाँ पे ध्यान करो, सो वही चीज है। और समाधि जो है वो उससे भी थोड़ा सा अपर लेवल की चीज हो जाएगी। तो ये धारणा, ध्यान और ये आपका समाधि, ये फोकस वही है कि आप जो है मेडिटेशन कर रहे हो और एक चीज पे फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ रही है आपकी यहाँ पे। ओके जी। अब सफरिंग कहां से आती है? तो योग फिलोसफी बोल रही है कि सफरिंग तब आती है जब आपके चित्त में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो वो चित्त क्या है? आप बिल्कुल रॉ लैंग्वेज में मान लो कि दिमाग को या मन को हम चित्त बोल रहे हैं, ठीक है। और वो चित्त डिस्टर्ब कब होगा, मॉडिफाई कब होगा? कलेश की वजह से होगा। तो 5 कलेश जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कलेश आज हम इंग्लिश में बोल देते हैं। तो 5 कलेश आप याद रखिए। अविद्या यानी इग्नोरेंस, ठीक है। ईगोइज्म, उसको हम बोलते हैं अस्मिता। राग मतलब अटैचमेंट किसी से। द्वेष मतलब एंगर या एवर्जन। और अभिनिवेशा मतलब आप लंबा जीना चाह रहे हो या आपको जो है मौत से डर लगता है, तो वो क्लिंगीनेस, जो आप चिपक के रह रहे हो ना कि आपको लंबी जिंदगी चाहिए, मरना नहीं है, कभी मरने से डर लगता है, तो वो सारी चीजें क्या है? सफरिंग का कारण है। तो ये 5 कलेश जो है वो आप जो है योग फिलोसफी में याद रखिए। देन आता है जी वेदांत फिलोसफी, जिसमें बद्रयाना ने क्या किया कि इन सारे जो उपनिषद थे, वेदांत का मतलब ही यही है, वेदों का अंत, ठीक है। तो वेद, हर एक वेद, 4 वेद पढ़ते हैं ना, चारों वेद के अंत में जो होता है ना उसको हम उपनिषद बोलते हैं, ठीक है। अब वो चारों वेद के उपनिषद को उठा के उसको सिस्टमेटिकली जो है एक फॉर्म में लेके आने का काम बद्रयाना ने किया। तो उसने वेदांत सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब वेदांत सूत्र को हम ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं क्योंकि ब्रह्मा के शब्द हैं वेदों में, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो डील्स विद द एम्बॉडीमेंट ऑफ अनकंडीशनड सेल्फ, इसीलिए इसको सारारिका सूत्र भी बोला जाता है। ओके जी। लेकिन ऐसी जब बात आएगी कि वेदांत फिलोसफी किसने दी, तो वेदांत फिलोसफी के बहुत सारे स्कूल्स हैं, क्लासिफाई जब हम करेंगे, बट मेजरली हम अद्वैत वेदांता को मान के चलते हैं। बाय डिफॉल्ट हम अद्वैत वेदांता को ही वेदांत फिलोसफी बोल के चलते हैं। और वो किसने, फाउंडर कौन है उनके? आदि शंकरा। तो हम वेदांत फिलोसफी के फाउंडर जो है वो आदि शंकर को मानते हैं। ओके, ऐसे ही विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैत अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, चैतन्य भेद भेद, तो ये आपको पता हो कि अच्छा ये सारे के सारे वेदांत फिलोसफी की ही स्कूल्स हैं, उन्हीं की क्लासिफिकेशन है। ओके, अब ये जो वेदांत फिलोसफी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली, प्रस्थानत्रयी जो इंक्लूड करता है, मतलब इसमें 3 चीजों को इंक्लूड करते हैं ये, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि प्रस्थानत्रयी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं या क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शंकर या आदि शंकर ने जो फिलोसफी दी, तो वो मान के चलते हैं मेटाफिजिक्स में कि एक ही सच है, एक ही रियलिटी है, और वो रियलिटी है ब्रह्मा, ठीक है। वर्ल्ड जो है वो रियल नहीं है, वो सारी मोह माया है पूरी की पूरी। और जब आप नॉलेज की बात करोगे तो 2 तरीके की नॉलेज रहेगी, परविद्या और अपर विद्या, ठीक है, जिसमें हम स्पिरिचुअल नॉलेज और वर्ल्डली नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। हम इस जो नॉलेज है उसको एक्वायर कर सकते हैं किसके थ्रू? श्रवण, सुन के,
सोच के, मनन चिंतन करके और निधि ध्यासन यानी कि प्रैक्टिस करके उस चीज की। ओके अब हम जब वेदांत फिलोसफी की बात करते हैं तो साधना चतुष्टय वर्ड जो है वो वेदांत फिलोसफी से है। सिर्फ इतना तो याद रख लेना, ठीक है, कि साधना चतुष्टय किससे रिलेटेड है? वेदांत फिलोसफी से। अब इसमें क्या है? साधना चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4 तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, ठीक है, तो 4 चीजों को इंक्लूड करते हैं ये। एक है डिस्क्रिमिनेशन, कि आप में विवेक हो इतना कि आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाओ, नॉन अटैचमेंट हो, वैराग्य का भाव हो, 6 वर्च्यूज हो, 6 वर्च्यूज या शत संपद इनको हम बोलेंगे हम, जिसमें हम ट्रैंक्विलिटी, ट्रेनिंग, विड्रॉल, फॉरबेरेंस, फेथ, फोकस को इंक्लूड करेंगे, जो आपको रटने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लॉन्गिंगनेस की बात करेंगे, मुमुक्षुत्व की। ओके वेदांत फिलोसफी इन सारे जो 6 सोर्स होते हैं ना नॉलेज के, वो 6 के 6 सोर्स को क्या मान के चलती है कि यही सारे के सारे ही वैलिड सोर्स हैं, और यही एक वेदांत फिलोसफी या कई बार प्रभाकर फिलोसफी बोल देते हैं। तो वो सारी फिलोसफी जो वेदांता के आसपास है, रिलेटेड है, तो वो फिलोसफी जो है वो 6 के 6 सोर्सेज ऑफ नॉलेज को अक्नॉलेज करते हैं। ओके देन है जी, ये एक्नॉलेज करते हैं 2 फॉर्म ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा एक ही है, उसकी फॉर्म 2 है, निराकार विद निर्गुण और साकार विद सगुण। ओके अब पंचकोश का कॉन्सेप्ट, अब एक ये याद रखोगे आप, ये आपका तैत्तिरीय ये उपनिषद, ये उपनिषद का नाम याद रखिए, पूछा जाता है बहुत बार। सो ये जो उपनिषद है इसके अकॉर्डिंग एक पंचकोश का कॉन्सेप्ट होता है जो कि वेदांत फिलोसफी के अंडर आता है। पंचकोश मतलब कि एक हिडन, मतलब जो डिवाइन पार्ट है, जो हमारी आत्मा है ना, वो कहीं ना कहीं अंदर छुपी हुई है और उसके बाहर लेयर्स हैं, ठीक है, तो उसके बाहर ये 5 लेयर्स हैं। अब वो 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है अन्नमय कोश, यानी या इसको कई बार हिंदी में बोलते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय या आनंदमय, ठीक है, तो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसको। सो अन्नमय कोश जो है वो फिजिकल बॉडी, बिल्कुल जो हमारी फिजिकल बॉडी होती है बाहरी, ठीक है, उसके अंदर रहेगी प्राण माया यानी एनर्जी बॉडी, फिर आपकी मन माया, देन आपकी विज्ञान माया, और उसके अंदर एक और लेयर रहेगी आनंद माया की। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है या सबसे पास कौन सी है आत्मा की, तो सबसे पास जो है वो आनंद माया है, और उसके अंदर जाके फिर ये हमारी आत्मा है। तो आत्मा के ये जो है 5 लेयर पंचकोश को डिनोट करते हैं, और ये पांचों की पांचों लेयर पर्टिकुलरली इनका प्रिंसिपल एलिमेंट भी माना जाता है कि अन्न माया की बात कर रहे हैं तो अर्थ, देन ये वाटर, फायर, एयर और अक्ष या आकाश बोल देते हैं, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है जी। देन आती है बुद्धिस्ट फिलोसफी, ये सारी अच्छा ओके, अभी ये हमारी अनऑर्थोडॉक्स वाली फिलोसफीज आ गई, बुद्धिस्ट, जैन और अपना चरक फिलोसफी। सो बुद्धिस्ट फिलोसफी में बुद्धिज्म से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी है वही बुद्धिज्म, मतलब वो जो उनकी फिलोसफी है, जिस तरीके से वो चीजों को देखते हैं उसी को हम बुद्धिस्ट फिलोसफी मान लेते हैं, ठीक है। पुराने टाइम में एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी लिखे गए हैं, उनको हम अगुलतरा निकाया बोलते हैं, और 3 पार्ट हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट के, मेजरली जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसके, उनको हम त्रिपिटका बोलते हैं। तो त्रिपिटका किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट फिलोसफी से। तो इसमें 3 कौन सी पिटक है? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधामा पिटक। तो जो सूत पिटक है इसमें बुद्ध ने जितने भी भाषण दिए थे, भाषण ही लगा लो, सरमन्स बोलते हैं वैसे हम उनको, तो जितनी भी उन्होंने नॉलेज के लिए चीजें बांटी थी, ज्ञान बांटा था अपना, वो सारी बुद्धिस्ट टीचिंग जो है वो सूत पिटका में है। विनय पिटका में रूल्स ऑफ कंडक्ट है जो कि मॉन्क्स और नन्स से रिलेटेड है, कि मॉन्क्स और नन्स जो है उनको क्या चीजें फॉलो अप करनी है, सो वो विनय पिटका में है। और अभिधामा पिटका में डिटेल्ड बुद्धिस्ट फिलोसफी मेंशन है। बुद्धिज्म जो है वो इसलिए आया था मेजरली क्योंकि जो वैदिक पीरियड रहा पहले, उसके अंदर शूद्राज को पढ़ने की, शूद्र जो लोग थे उनको, या जो चौथा वर्ण था उसको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब वेद पढ़ने की अनुमति नहीं है तो कोई ना कोई चीज तो आएगी ना जो बदलाव लेके आए। सो बुद्ध आए थे और बुद्ध ने जो है अपनी फिलोसफी में ये चीज बोला था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कास्ट के, जेंडर के, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। 2 मेजर रिचुअल्स बुद्धिस्ट एजुकेशन में हम मानते हैं, एक है पबजा और एक है उपसंपदा। तो पबजा क्या है? 8 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल भेजना, उसकी एजुकेशन शुरू करना, स्कूल ही लगा लो उस टाइम का, तो ठीक है। यूजुअली विहाराज होते हैं जब हम बुद्धिस्ट फिलोसफी की बात करते हैं, ठीक है।
तो हमने क्या किया, 8 साल की उम्र में बच्चे की एजुकेशन शुरू करवाई है। उस टाइम पे जो रिचुअल होगा उसको हम पबजा बोल रहे हैं। ऐसे ही वैदिक एजुकेशन में जब वो फंक्शन होगा उसको हम उपनयन सेरेमनी बोलते हैं। सो वो उपनयन सेरेमनी जो कई बार बोलते थे ना, वो जनेऊ सा पहन के रखते थे, वैसा सा ही आप लगा लो कि आपकी एजुकेशन शुरू हो गई है और अब आप जो है सेलिब्रेट का जीवन जियोगे, बहुत सारी चीजों को फॉलो अप करोगे वगैरह वगैरह। अब पढ़ाई करने के बाद पोस्ट एजुकेशन जो एक आप परमानेंट मेंबरशिप ले रहे हो संघ की, यानी बुद्धिस्ट एजुकेशन में लेने के बाद आप जब उनके वहां रहना शुरू करोगे, या आप पोस्ट एजुकेशन जो बात कर रहे हो वो रहेगी उपसंपदा। कई बार इसको वो बोलते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं जिसमें डिग्री प्रोवाइड करते हैं, क्या कॉन्वोकेशन, ठीक है। तो जो कॉन्वोकेशन है उसको भी कई बार उपसंपदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये उपनयन जो है वो पबजा, और उपनयन वैदिक एजुकेशन से रिलेटेड है और पबजा जो है वो अपना बुद्धिस्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर आपने थोड़ा सा भी कोई चीज पढ़ी हो तो मुझे बताना, जैसे यहाँ उपसंपदा है वैसे ही वैदिक एजुकेशन में क्या वर्ड होगा जब आप जो है क्या कर लेते हो, आपकी पोस्ट एजुकेशन सेरेमनी जो होती है उसको। बुद्धिस्ट एजुकेशन की बात कर रहे हो तो आपको दो चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ। ये दो चीजें तो आप भूल ही नहीं सकते, ये तो याद रखनी पड़ेंगी जी, ठीक है। सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं, इसमें तो कोई ये नहीं है कि नेट का पेपर है, पीजीटी का, किसी भी चीज का पेपर हो, ये चीजें तो पूछी जाती हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी आप याद रखेंगे। ट्रूथ ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, ट्रूथ ऑफ सेसेशन एंड ट्रूथ ऑफ पाथ। यानी पहला सच है कि दुख होता है, मिजरी होती है, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमेशा ये चीजें रहेंगी। कई बार हम सोचते हैं ना, यार मेरा जेआरएफ हो जाए, नौकरी लग जाए, वो हो जाए, वो आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, दुख अनिल अंबानी को, अनंत अंबानी, वो जो अंबानी फैमिली है उनको, वो कितने पैसे पे बैठे होंगे, उनको भी उतना ही दुख है, कोई ना कोई दुख होता है, ठीक है। सो ट्रूथ ऑफ सफरिंग आपको याद रखना है कि मिजरी, दुख हमेशा होने वाला है, ये पहला सच है। दूसरा सच है उसका कारण, ठीक है। तो जब सफरिंग है तो हमेशा उसका कोई ना कोई कारण होगा, ये भी सच है। तीसरा है निरोध, की जब उसका कारण है तो उस कारण को हम रिमूव कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, उस कारण से डील कर सकते हैं, वो ट्रूथ ऑफ सेसेशन है। और उस कारण से डील करने का जो रास्ता है वो अष्टांगिका मार्ग है, यानी कि यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ जो है वो बुद्धा ने दिए हैं कि आप इन सचों को समझो पहले, और वो सच को समझते हुए आप सही रास्ता जो अपनाएंगे वो अष्टांगिका मार्ग होगा, यानी 8 फोल्ड पाथ होगा। आपको राइट दिशा में राइट फेथ होना चाहिए, आपका राइट रिजॉल्व और राइट एस्पिरेशंस हो, राइट स्पीच हो, राइट कंडक्ट हो, राइट लाइवलीहुड हो, एफर्ट आपका सही हो, अवेयर हो आप, और कंसंट्रेशन आपकी सही हो। अगर ये 8 चीजें सही हैं, आप इन चीजों पे काम कीजिए तो आप जो है वो दुख वाली जो चीजें, आप दुख से निजात पा जाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहना है। आगे जो नाम लिखे हुए हैं वो हिंदी में है इनके नाम, लेकिन हिंदी में भी कई बार पूछे गए हैं। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, कर्म, अजीव, व्यायाम, देन आपका ये स्मृति और आपका समाधि। ओके अब कई बार ये जो 8 फोल्ड पाथ है ना, 8 फोल्ड पाथ, इनको भी जोड़ के कोई वर्ड आ जाते हैं। जैसे पहले दो जो हैं वो किस दिशा में बात कर रहे हैं, राइट फेथ और राइट रिजोल्व, ये रिलेटेड है कॉन्शियसनेस और नॉलेज से। ओके इसीलिए इसको प्रजना या प्रज्ञा सकंद बोला जाता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट स्पीच, कंडक्ट और लाइवलीहुड, इसको हम शील स्कंद भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है करेक्ट और मोरल वे ऑफ लिविंग से, कि आपको कैसे रहना है। 6th 7th 8th यानी एफर्ट, अवेयरनेस और कंसंट्रेशन, ये हमारे रिलेटेड है कंसंट्रेशन से, मेडिटेशन से, कंटेम्पलेशन से, यानी समाधि, और समाधि स्कंद भी इसको बोला जाता है। ठीक है जी। बुद्धिस्ट फिलोसफी में कुछ एक डॉक्ट्राइन्स हैं जो ये फॉलो करते हैं। पहला है 12 चेन लिंक, या इसको हम बोल देते हैं प्रतीत्या समुत्पदा। तो ये सारी चीजें क्या है कि जो सफरिंग है ना वो 12 स्टेजेस हैं, तो वो 12 रूल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 12 लिंक्स हैं जब हम इसकी बात करेंगे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन की, या फिर हम कॉजेज की बात करेंगे। ओके एक्सट्रीमिटीज को ये अवॉइड करते हैं, हमेशा मिडिल पाथ फॉलो करेंगे। एक्सट्रीम इटर्नल अगर आप हो तो सत्सत्ववाद, और अगर एक्सट्रीम जो आप एनहिलेशन की तरफ एक्सट्रीम हो तो उच्छेदवाद। तो आपको दोनों ही, मतलब होता है ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइड एक्सट्रीम जाना, आप एक्सट्रीम नहीं जा रहे हो, मिडिल पाथ फॉलो कर रहे हो। ओके कर्मों में ये बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा होता है वो हमारे डीड्स और कर्मों की वजह से है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा इनसे रिलेटेड रहेगी। डॉक्ट्राइन ऑफ मोमेंटरीनेस या क्षणिकवाद या फिर इम्पर्मानेंस, तो ये इसका क्या मतलब है कि हर एक चीज टेम्परेरी है, कोई जो जितनी भी चीज है ना वो मोमेंटरी है, कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है इस संसार में। ठीक है
सो वो चीज आपको याद रखनी है। वो मोमेंटरीनेस, वो जो थोड़ी देर के लिए जो फीलिंग है, वो कौन डिस्क्राइब कर रहा है? वो बुद्धिस्ट फिलोसफी मान के चल रही है कि कोई भी चीज परमानेंट या फिक्स्ड नहीं है। थियोरी ऑफ नॉन सोल या अनत्ता या अनात्मन, तो ये कौन फॉलो करता है? ये भी बुद्धिस्ट फिलोसफी। ये रिजेक्ट करती है आइडिया ऑफ अनचेंजिंग सेल्फ या सोल या इटर्नल सोल, क्योंकि अगर सब कुछ मोमेंटरी है तो इटर्नल कैसे हो सकती है? कोई चीज एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है कि जो हमेशा हमेशा रहेगी? वो चीज को ये नहीं मानते। ओके, ये हो गया बुद्धिस्ट। फिर आता है जी जैन फिलोसफी। जैन वर्धमान महावीरा ने दी है। जैन कंसीडर करते हैं उनका जो खुद का रिलीजन है वही इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है, मिट नहीं सकता, कभी अमिट है। ओके, डार्कनेस ऑफ एरर जो है वो मे एनवेलप द ट्रूथ पीरियोडिकली, लेकिन जो मतलब जो ट्रूथ है उसको कई बार वो अंधकार के बादल घेर सकते हैं, लेकिन तीर्थंकराज जो है वो आएंगे और वो जो है उस चीज को आपके लिए बहुत अच्छा मौसम बना के चले जाएंगे। तीर्थंकर क्या है? तीर्थंकर है ब्रिज मेकर। तीर्थ यानी एक होली ब्रिज फॉर पीपल, ताकि वो उस ओशन मतलब जो दुख और दर्द का ओशन है संसार में आप आए हो, तो वो जो ओशन है उस समुद्र से पार आपको लगाने के लिए तीर्थंकराज होंगे। ठीक है, 24 तीर्थंकराज रहे हैं अभी तक। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, नाम याद रखिए, ऋषभ, और जो लास्ट थे महावीरा, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किया, तो वर्धमान महावीरा के नाम से ही जैनिज्म को मेजरली जाना जाता है। ओके, जैन्स नो देयर नेम एंड कैन नरेट मैनी डिटेल्स फ्रॉम देयर लाइफ। तो ऑब्वियसली इनके तीर्थंकरों के बारे में उनको सब कुछ पता होता है। जैसे वाहिगुरु या जो बाबा जी होते हैं उनके बारे में सबको पता है सिखिज्म में, वैसे ही जैनिज्म में इनको अपने तीर्थंकरों के बारे में पता है। बुद्धिज्म वालों को बुद्ध के बारे में पता है। ओके, जो जैन अपना बुद्धिज्म था वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल कंडेम कर रहा था, मना कर रहा था कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए ना, उस बेसिस पे आप पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हो, ऐसा जैन फिलोसफी का मानना है। गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। बुद्धिज्म तो गॉड की एग्जिस्टेंस को मानता ही नहीं है, लेकिन जैन फिलोसफी मानती है कि गॉड एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये जो अपने तीर्थंकर है या जिन्ना है ना, तीर्थंकर जैसे वर्धमान महावीर, तो उससे तो नीचे ही मानते हैं भगवान को। ठीक है, तो उससे नीचे मानेंगे, लेकिन है भगवान कहीं ना कहीं। जैसे हम बुद्धिज्म में अगुलतरा निकाय पढ़ा था उनके लिटरेचर को, ऐसे ही इनका लिटरेचर का नाम बोला जाता है अगम्स। ओके, अल्टीमेट गोल क्या रहेगा एजुकेशन का जैनिज्म में? कैरेक्टर डेवलपमेंट करना है, और फाइनल अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन तो हमें चाहिए ही है। ओके, अब जैनिज्म की बात करेंगे तो लिबरेशन के लिए क्या पाथ होगा? जैसे बुद्धिज्म में हमने बात की 8 फोल्ड पाथ है, ऐसे ही योग फिलोसफी में हमने बात की कि ये अष्टांग योग है। ऐसे जैन फिलोसफी में त्रिरत्न और पंच महाव्रत रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स या पंच महाव्रत किससे रिलेटेड है? जैन फिलोसफी से रिलेटेड है। ओके, तो 3 रत्न कौन से हैं जी? एक आपको राइट परसेप्शन हो, आपका देखने का नजरिया, दर्शन जो है, फिलोसफी जो वो सही हो, राइट नॉलेज हो आपको, और आप जो काम कर रहे हैं वो आपका कंडक्ट सही हो। ठीक है, चरित्र सही हो। तो परसेप्शन, नॉलेज और कंडक्ट, ये हमें लिबरेशन की तरफ ले जा सकती हैं। पंच महाव्रत जो लिबरेशन अटेन करने के लिए 5 वचन जो आप लेते हैं वो है नॉन वायलेंस, अहिंसा। यही आपको 5 जो है उसमें नजर आएंगे। अपने योग फिलोसफी में भी ऐसे से ही नजर आए थे, जिनको हम नियम बोल रहे थे, तो वैसे ही नियम यहाँ पे हैं। अहिंसा, सत्य यानी आपको हमेशा सच बोलना है, आपको चोरी नहीं करनी है, देन आपका सेलिब्रेट रहेंगे, आप ब्रह्मचार्य जीवन आपने व्यतीत करना है, और अपरिग्रह यानी जितनी भी वर्ल्डली अटैचमेंट है उनसे आपको दूर रहना है। ओके, जैसे हमने मोमेंटरीनेस वाली, क्षणिकवाद वाली बात की बुद्धिज्म में, ऐसे जैनिज्म में हम बात करते हैं सैयदवाद। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सैयदवाद या कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज एंड जजमेंट। तो जैनिज्म में डिसाइपल कैन नॉट अटेन डेफिनेटिव नॉलेज, क्योंकि जो ट्रूथ और नॉलेज है ना वो मल्टी फैसेटेड है, यानी बहुत सारी सच या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम अनेकांतवाद या डॉक्ट्राइन ऑफ मैनीनेस, जैसे वहां मोमेंटरीनेस था, यहाँ मैनीनेस है कि बहुत सारी, एक एब्सोल्यूट कोई भी चीज नहीं होती। तो जब कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है तो वो रिलेटिव ही होगी ना, कि अगर आप नॉलेज देख रहे हो कि इस इंसान को ज्यादा है, किससे ज्यादा है? किसी से तो कंपेयर कर रहे होगे, वरना तो नॉलेज नॉलेज है, ज्यादा कम क्या होता है? हम किसी को बोलते हैं ये सुंदर दिखता है या सुंदर दिखती है, तो वो सुंदर किसके कंपैरिजन में? किसी ना किसी के कंपैरिजन में तो बोल रहे हो ना, वरना तो हर इंसान अपने आप में सुंदर है, राइट? सो ये रियलिटी की जब बात करते हैं तो प्लूरलिज्म की, अनेकांतवाद की, मैनीनेस की बात करते हैं कि कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत सारी रियलिटीज हैं, बहुत सारे सच हैं। तो कोई भी जो आपका डिसाइपल है जो जैनिज्म को मानता है वो क्या है? वो मानेगा कि सैयदवाद की थियरी या रिलेटिविटी को मानेगा, कि सैयदवाद के कॉन्सेप्ट को ही हम रिलेटिविटी बोलते हैं। तो वो जजमेंट वाली चीज आ गई, थियरी ऑफ
ऑफ जजमेंट। ठीक है, जैन फिलोसफी जब नॉलेज की बात करते हैं तो ये नॉलेज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, मीडिएट नॉलेज और इमीडिएट नॉलेज। ठीक है, मीडिएट नॉलेज में इंटरवेंशन रहेगा आपके सेंस ऑर्गन का, यानी सेंस ऑर्गन की मदद से आपने नॉलेज अटेन की है, और इमीडिएट में आपने सेंस ऑर्गन की बात हम नहीं करते, यहाँ सेंस ऑर्गन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। ओके, यानी इसको हम जो 3 एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है सेंस ऑर्गन के अलावा, तो मति और श्रुति ये किस में आएंगे जी, मीडिएट नॉलेज में। इमीडिएट में आएंगे अवधि, मनःप्राय और कैवल्य। कैवल्य तो अल्टीमेट फॉर्म है, मतलब इसमें तो आपके अनलिमिटेड एब्सोल्यूट नॉलेज हो चुकी है जब आप ये फॉर्म अटेन करते हो। ठीक है, इसको अनंत चतुष्टया या 4-फोल्ड परफेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो कि इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट फेथ है, इनफाइनाइट पावर है, इनफाइनाइट ब्लिस है। ओके, सो ये चारों, ये जो 5 चीजें हमने पढ़ी है ना नॉलेज के पार्ट, इनको कई बार हायरार्की में लगाना आ जाता है। सो मति, इसको मति जनना, श्रुति जनना, अवधि जनना, मन प्राय जनना और आपका कैवल्य जनना भी बोलते हैं। ओके, सो ये चीज आपको पता हो कि ये इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। देन आता है जी चरक फिलोसफी। चरक को कई बार लोकायाता भी बोलते हैं, तो इसको लोकायाता फिलोसफी भी बोलते हैं। वो फाउंडर है, ऑब्वियसली चरक इसके फाउंडर हैं फिलोसफी के। कई बार ऐसे बोला जाता है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसे बिलीव करते हैं कि चरक जो है वो प्रोमिनेंट डिसाइपल थे बृहस्पति के, जो कि एक्चुअल फाउंडर है इस स्कूल का। ओके, एडवोकेट्स फॉर सेंसरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, यानी जितनी भी चीजें वेदों को मान रही हैं या वेदास में जिन्होंने बिलीव किया है ये उसको नहीं मानते हैं। ऑब्वियसली हमने अनऑर्थोडॉक्स स्कूल में इनको पढ़ा है। ये जितनी भी आफ्टर लाइफ, जन्म, कर्म, लिबरेशन, इन सारी चीजों को रिजेक्ट करते हैं, ये इन चीजों को नहीं मानते हैं। ये मेजरली किस पे बात करते हैं, ये जो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस है ना, उन सारी चीजों को मना करते हैं और सेंसरी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो सेंसरी बेस्ड है, यानी कि सिर्फ परसेप्शन को ही ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानेंगे। परसेप्शन के अलावा कोई भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता, जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, दैट्स इट। और कोई भी प्रमाण नहीं है और कोई भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। तो ये बात आप याद रखिए। ये ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बिलीफ्स को, चीजों को चैलेंज करेंगे, एक रैशनल अप्रोच फॉलो करेंगे, मटेरियलिज्म पे फोकस करेंगे, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट्स इट। ओके, चरक से रिलेटेड भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूमता है कि चरक जो है कौन सी चीज को, कौन से प्रमाण को मानते हैं या वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, तो वो परसेप्शन है जी। ओके, ये हमारी फिलोसफीज हो गई। ये 2 चीजें आप याद रखिए, एक तो आप जो है इन फिलोसफीज के नाम और उनके फाउंडर के नाम याद रखिए, और दूसरा आप इन फिलोसफीज के और इनके वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को याद रखिए। ठीक है, जैसे चरक सिर्फ एक ही चीज में मानते हैं, दैट इज परसेप्शन। वैशेषिका और बुद्धिज्म 2 में मानते हैं, परसेप्शन और इन्फ्रेंस। योग, सांख्य और जैनिज्म फिलोसफी 3 चीजों में मानते हैं, परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी। न्याय फिलोसफी 4 जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। अद्वैत वेदांता या प्रभाकर फिलोसफी ये मानते हैं 6 के 6, यानी परसेप्शन, इन्फ्रेंस, वर्बल टेस्टिमनी, कंपैरिजन, पोस्टुलेशन और नॉन एप्रीहेंशन। तो ये इन 6 के 6 सोर्सेज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इंडियन फिलोसफीज के बारे में। इतनी नॉलेज अगर आपको है, दैट इज मोर देन इनफ आपके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। मोटे तौर पे जितनी भी इंपॉर्टेंट जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको इन फिलोसफीज की बता दी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो होगी वेस्टर्न फिलोसफीज की। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिमिट करनी पड़ेगी ना। आपका जब सिलेबस लिमिटेड दे रखा है तो हमें उस टॉपिक पे कहीं ना कहीं लिमिट डालनी पड़ेगी। अगर पीवाईक्यूज में है या अगर ये नया सिलेबस है, वो मुझे एक बार बताइएगा कि इसके पीवाईक्यूज हैं भी या ये नया सिलेबस है, तो उस बेसिस पे फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो एक बार बताइएगा कमेंट करके, समझ आई हो तो भी बताइएगा, नहीं समझ आई है तो पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.